नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि जानते ही हैं कि बिहार में क्रांति एक निकल आई है। एक शिक्षा मंत्री का ट्वीट और पूरे बिहार में हलचल सी मच गई है। सारे शिक्षक अभ्यर्थी के अंदर, किसी के अंदर उत्साह है, किसी के अंदर आक्रोश है, तरह तरह की भावनाएं हम सबके समक्ष देखने को मिल रहा है। उसी संदर्भ में कुछ आज विशेष चर्चा को लेकर मैं सबके सामने उपस्थित हूँ। इस चर्चा का प्रारंभ सबसे पहले हम शिक्षा मंत्री के ट्वीट से ही करना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री के ट्वीट का मायने क्या हो सकता है, क्या उसका एक प्रारूप है जिसको उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। देखिए, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो ट्वीट की गई है, पहली बात है कि नियमावली से संबंधित है, नियोजन से संबंधित नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर अगर ट्वीट में मेंशन कर दिया गया होता कि नियमावली के तुरंत बाद नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, आप निश्चिंत रहें, तो काफ़ी हद तक एक संतोषजनक माना जाता। लेकिन जब तक इस विषय में अगर कोई ठोस निर्णय माननीय मुख्यमंत्री हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनके द्वारा नहीं लिया गया है, तो ये कोई खुशी की बात नहीं हम समझेंगे। ये क्या दिखा रहे हैं? सरकार का काम है नियमावली संशोधन कर नियमावली की प्रारूप को सबके समक्ष रखना। इसमें आम अभ्यर्थियों का क्या लाभ है? आम अभ्यर्थियों का लाभ कुछ नहीं है। क्यों? 2020 के नियमावली के लिए आप लोग रोड पर आए थे क्या? नहीं आए थे, कोई नहीं आया था रोड पर। सरकार ने इस प्रारूप को तैयार किया, कैबिनेट से मंजूरी दी और ऑलरेडी ये गजट पेश कर दिया कि हाँ 2020 की प्रारूप तैयार हो चुकी है, इसी के संदर्भ में अगली नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। लेकिन यह 7वें चरण में 2022 हो या 2023 की जो नियमावली आपके समक्ष दिखाई जा रही है, इसमें एक मतलब कहा जा रहा है ना, एक प्रेशराइज क्रिएट करके किया जा रहा है। मतलब अभ्यर्थियों को नहीं कहा जाता है, अभ्यर्थियों को तिल तिल का मारना का काम हो रहा है। एक मतलब क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली रूप से टॉर्चर करना। सरकार द्वारा यह इनडायरेक्टली रूप से टॉर्चर करने का कार्य हो रहा है। जब सरकार जानती है कि यह कार्य मेरा ही है, तो इस काम को पहले करके रखती। एक एक दिन लगाकर, आगे लगाकर, पीछे लगाकर, दिन पर दिन, आगे दिन, एक एक दिन बढ़ाने का जो काम कर रही है, तो एक तरीके से मानसिक रूप से अभ्यर्थियों को तंग करना ही ना कहा कराएगा। सरकार को इस राज्य के बारे में कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे तो ये लगता है। अगर फ़िक्र होती तो मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया है कि 1 से लेकर 12 तक जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें पर्याप्त शिक्षक तक नहीं हैं, उनका भविष्य क्या होगा? आने वाले भविष्य हमारे वही है, और उस भविष्य की जब नींव ही कमज़ोर होगी तो उसका महल क्या बनेगा? फिर तो वही आपको दिखाई देगा ना कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। घूम घूम कर इसी बदनामी को आप सुनते रहिएगा और हमें शर्मिंदा करते रहिएगा। यह एक बहुत शोचनीय विषय है, लेकिन सरकार इससे भटक कर दूसरे कामों पर ध्यान दे रही है। मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर सरकार की कोई एक जिम्मेदारी जो होती है, उस पर वो खड़ा नहीं उतर पा रही है। शिक्षा एक मूल अधिकार के तहत है, शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। इस बात को सरकार समझे। सरकार के नज़र में अगर शिक्षा को लेकर कोई संशय बनी हुई है, तो यह अपने मन से भ्रम को हटा दे। अगर सरकार की ये मंशा है कि बिहार के लोग अयोग्य रहें, तो ये कतई भी नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार अपनी मानसिकता को बदलते हुए इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। और सिर्फ बलगड़ाने का काम क्या किया जा रहा है? क्यों इसे चुनावी मतलब मुद्दे के तौर पर लिया जा रहा है? आप क्यों बार बार इस चीज़ को दिखा रहे हैं क्या चीज़ की नहीं है? हम ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जैसे कि हम एहसान कर रहे हैं आप सब पर। आप घबराएं नहीं, आप घबराएं नहीं, प्रक्रिया प्रारंभ। अरे हम एहसान आपसे थोड़ी मांग रहे हैं भाई, हम इस राज्य के निवासी हैं, इस राज्य के ही बच्चे हैं। आप इस राज्य के अभिभावक के तौर पर वहाँ उपस्थित हैं, तो अभिभावक का काम सिर्फ एक मतलब क्या बताते हैं, सिर्फ बलगड़ाना नहीं ना होता है, कार्य को प्रगति में भी करना कार्य होता है। इसे कैबिनेट से मंजूरी कब तक मिल जानी चाहिए, इसका भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। सिर्फ कहा जा रहा है, हो सकता है कि फरवरी के बाद मार्च आ जाए, मार्च के बाद अप्रैल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार सजग रहेगी, सरकार अगर इस बात को ध्यान में रखती है कि नहीं शिक्षा को हमें दुरुस्त करना है, तो सबसे पहले वह नियमावली को स्पष्ट रूप से समक्ष रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इस समाज में अगर शिक्षक का इज़्ज़त नहीं होगा, तो फिर इस समाज में जब सरकार इज़्ज़त नहीं देगी, मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस समाज में अगर सरकार शिक्षकों को इज़्ज़त नहीं देगी, तो आम जनता क्या देगी? सबसे पहली बात, इसको ध्यान में रख के ही नियमावली को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। एक विशेष मांग किया गया कि भाई कम से कम राज्य कर्मचारी की दर्जा हमें प्राप्त होनी चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है, राज्य कर्मचारी का दर्जा मांगना कोई गलत काम नहीं है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अगर राज्य कर्मचारी की दर्जा दी जाएगी, तो शिक्षक के अंदर एक उत्साह भरी मनोबल रहेगा,
वह उत्साह के साथ वो पढ़ाएगा, वह एक राज्य का कर्मचारी समझेगा। अभी भी अपने आप को राज्य का कर्मचारी नहीं समझ पाता है, मानसिक तौर पर वह अस्वस्थ बना रहता है। उसको हमेशा लगता है कि हम एक राज्य के कर्मचारी होने के बावजूद भी हमें उसकी दर्जा प्राप्त नहीं दी गई है। आप समझ सकते हैं कि इसकी पीड़ा क्या होती है। यही वो बात हो गई कि हम सरकार में हैं, लेकिन हम मंत्री तो हैं, लेकिन हमें कोई पावर नहीं दिया गया है। तो एक अलग सी पीड़ा होती है मन में। इस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए भी कार्य किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं क्या चीज़ कि आप हमें बहुत कुछ दे दीजिए, मांग ही कितनी है हमारी अभ्यर्थियों की। संदीप सौरभ जी का मैंने ऑलरेडी वीडियो देखा, उन्होंने बहुत अच्छा मांग रखा है। उनका जो कहना है बिल्कुल सत्य कार्य है और इस पर अमल करने की आवश्यकता है। सिर्फ नियमावली हमारे सामने पेश करके एक लॉलीपॉप धरा देना सरकार की अगर रणनीति है तो ये बहुत गलत बात है। इस रणनीति से देश अब राज्य नहीं चलता है। सरकार को यह समझना होगा कि हम अभ्यर्थियों की भी एक सपना है। हम अभ्यर्थियों के साथ उनके घर परिवार समुदाय जुड़ा हुआ है। एक मानसिक पीड़ा होती है। समाज में भी एक इज़्ज़त और प्रतिष्ठा के नज़र से देखने वाले व्यक्ति को अगर तौहीन की नज़र से देखा जाए तो एक बहुत ही मानसिक पीड़ा होती है। शायद यह नहीं समझ पा रहे हैं आप। अगर यह समझ पाते तो अभी तक बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होती। कम से कम 3 लाख शिक्षकों की जो वैकेंट सीट है, इसको भर दीजिएगा तो सरकार में एक अलग ही उत्साह दिखेगा। आप सरकार को इस बात को हमेशा लेकर चिंता रहता है कि भाई आने वाले समय कैसा होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आने वाले समय पर आप ही का हस्ताक्षर की आवश्यकता है। आज शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए, कल से समाज में एक अलग क्रांति होगी। आप सभी को पता है कि शिक्षक एक समाज में बहुत उन्नति कार्य लेके आते हैं। शिक्षक का दिया हुआ दिशा निर्देश बच्चों के लिए एक जड़ी बूटी की तरह कार्य करता है। तो शिक्षक अगर बेहतर होंगे, शिक्षक की मनोवृत्ति बेहतर होगी, शिक्षक का अस्तित्व बेहतर होगा, तो जाहिर सी बात है उस राज्य की भी अस्तित्व बेहतर होते जाएंगे। लेकिन इस पर कोई कार्य न करते हुए बाकी सारे कार्य किए जा रहे हैं। ये एक बहुत सुविधा की, दिल में ठेस पहुंचाने वाला कार्य हो रहा है। आप बार बार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपके द्वारा जो अभी तक कार्य किया गया है कि नियमावली में 38 ज़िलों को दिया गया, सारे एटी को हटा दिया गया, लेकिन इतना बड़ा भी नियमावली का संशोधन नहीं था जितना बड़ा आप बना दिए हैं। हाँ, ये कहिए कि मनसा साफ नहीं है, जिस वजह से यह लेट की प्रक्रिया दर बदर आगे बढ़ते जा रही है। अब मनसा साफ रखिएगा तो सब काम साफ हो जाएगा। कम से कम अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी की पीड़ा को समझिए। आपसे नम्र निवेदन है। सभी अभ्यर्थियों से मेरा यही गुजारिश है कि जो भी सचिवालय जाए, इस कुछ बिंदुओं पर ज़रूर चर्चा करें। देखिए, सिर्फ नियमावली ही आना हमारा कार्य नहीं होना चाहिए। नियमावली के अलावा भी और कार्य हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकार नियमावली में ठीक है ऑनलाइन की प्रक्रिया कर रही है, निवास की प्रक्रिया, जाति की प्रक्रिया अगर नहीं करे तो फिर बात वही बन जाएगी। कुछ एक ठोस रणनीति लेना पड़ेगा। झारखंड में जिस तरीके से एक रणनीति ली गई है कि हाँ, शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो 1932 की कुछ आस-पास ऐसे ही कि खतियान के तहत निवास प्रमाण पत्र का संशोधन करके ही उसमें काम हो रहा है। तो हमें भी खतियान के ही तरह कार्य करना चाहिए कि उसका मूलभूत निवासी तो वहीं का होना चाहिए ना, अन्यथा फिर विकल्प ही क्या बच जाएगा। आप अपने राज्य को कर्मचारी मतलब राज्य में आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, किसी अन्य राज्य के अभ्यर्थी उसका लाभ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मन में एक मन में दर्द पैदा करता है। किस तरह मैं अब यहाँ करूँ। हम जब से सुने हुए हैं थोड़ा सा मुझे अंदर से एक अलग सी ही निराशा आ गई है कि बताइए, हमारे बिहार में अभ्यर्थियों की संख्या कोई कम है और मानते हैं कि हमारे यहाँ पेपर की एग्ज़ामिनेशन बहुत टाइट ली जाती है। उसका रिज़ल्ट 90%, 80%, 85% नहीं आता है, बहुत कम ही। जबकि हम सब पास हैं। 2005 से लेकर 2014 तक के जो अभ्यर्थी हैं उन सब का रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए। किसी का भी रिज़ल्ट आपको, मतलब हमारे समय में फर्स्ट डिवीज़न आना एक बहुत महत्वता की बात मानी जाती थी। एक ऐसा लगता था कि हाँ, फर्स्ट डिवीज़न आया है। और आजकल के जो पढ़ाई की शिक्षा दर है, यूपी के शिक्षा दर में तो देख ही सकते हैं, ना भी कुछ करो तो भी फर्स्ट डिवीज़न वहाँ पर आम बात हो गई है। तो एक थोड़ा दिल में तकलीफ़ आता है। तो मैं ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। दूसरी बात मैं आप सबके समक्ष ये रखना चाहता हूँ कि देखिए, नियमावली तो आएगी ही, नियमावली में कोई संदेह नहीं है। बस सरकार अपनी मनमानी के तहत इसे डिले कर रही है, कोई और मुझे विशेष कारण नहीं लगा। नियोजन की प्रक्रिया जो प्रारंभ करने की बात हो रही है, देखिए इसमें एक चीज़ बनी हुई है कि नियोजन की प्रक्रिया आपकी जो होगी, मेरी जानकारी के अनुसार उसका प्रारंभ अगर बनता है, बहुत जोर शोर से बनता है, तो जुलाई से कब पहले नहीं बनेगा। जुलाई से बनेगा। जुलाई से, इसका कारण है, सबसे पहले ऑलरेडी सरकार बोल दी है कि हम +2 से बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे
और कोई ये सोचता है क्या चीज़ कि प्लस 2 में एसटीट अगर 2019 के मद्देनज़र देखते हुए कर दिया जाए और कॉमर्स को छोड़ दिया जाए तो ये नहीं होगा। इसीलिए कॉमर्स का आयोजन कराया गया है कि सारी बहाली की प्रक्रिया एक ही साथ कर दी जाएगी। और कॉमर्स का हाल तो आप देख ही रहे हैं कि कॉमर्स में जैसे ईडब्ल्यूएस को लेकर एक स्थिति ऐसी पैदा की गई है जिसको कोर्ट के शरण में जाना पड़ा। तो कहीं अगर लेट होते जाएगी तो यह बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि सारी खामियों को आप आसानी से दूर कर सकते हैं, बस अभ्यर्थियों को उलझाने का काम मत कीजिए। अभ्यर्थी बहुत ही आशा भरी निगाहों से आपसे उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरीके की अगर सामने समस्या उत्पन्न होती रहेगी तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से हम अस्वस्थ हो जाएंगे। हमारे अंदर आपके ट्वीट से उत्साह नहीं है, बल्कि एक संशय की स्थिति बन गई है। इस ट्वीट में अगर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की बात कही गई होती कि नहीं, इसकी जल्द से जल्द फरवरी में नियोजन की प्रक्रिया हम अंततः प्रारंभ कर देंगे या मार्च में कर देंगे या मई में कर देंगे, जो भी एक डेडलाइन तैयार करके दिया गया होता तो एक बात समझ में आती। ये तो फिर वही बात हो गई गोल गोल घुमाने वाली। अगर हम आप पर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप हमसे विश्वासघात कीजिए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं। हम सारे अभ्यर्थियों से कहेंगे कि इसमें बहुत उत्साह होने वाली कोई विशेष का नहीं है। नियमावली सरकार का कर्तव्य है, ना कि अभ्यर्थियों का, लेकिन फिर भी इसे अभ्यर्थियों के लिए ऐसा बना दिया गया है कि मतलब कि नहीं कहा जाता है कि हम ऐसे तुमको तड़पाएंगे कि एक रोटी मिलेगा तो तुम्हें जन्नत सी महसूस होगी। सरकार का ये नीति जो सामने दिखाई दे रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। मतलब नियमावली के लिए हम उत्साह मनाएंगे? अरे हमारे लिए तो उत्साह तब होता है कि जब नियोजन की प्रक्रिया के लिए डेडलाइन तैयार हो जाता है, तुरंत ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, स्टेट संपन्न करा के तुरंत कार्य प्रारंभ कर दी जाती, तब ना हमारे लिए उत्साह होता। हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर थमाकर तब कहा जाता है कि जाइए बेटा, राज्य की सेवा कीजिए, हमें आप पर गर्व है। तो हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हुए नियोजन जब में प्रक्रिया में भाग लेते, ज्वाइनिंग लेटर लेते, स्कूल में जाते, शिक्षा देते और एक गर्व महसूस करते। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो एक छोटा सा लॉलीपॉप धरा दिया गया और उसमें सब लोग बेचैन हो गए। अंदर से उत्साह आ गई, खबर आ गई, मन में एक अलग सी भाव उत्पन्न होने लगी। ये तो कहीं भी उचित नहीं है। उन अभ्यर्थियों को मैं बता रहा हूँ ना, सरकार की रणनीति बन गई है कि हम इतना तुम्हें तड़पाएंगे कि एक रोटी मिलने पर तुम्हें जन्नत महसूस होगी। यही बात है और कुछ नहीं है। मैं नहीं कुछ कह पा रहा हूँ, इसलिए जय हिंद।